सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग ICAR, JRF, SRF, ARS, नेट, IBPS, FO, AAO, AO एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि तिल से या सेसमम से एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ामों में देखे गए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है तिल, यानी कि सेसमम इसको कहा जाता है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तिल यानी कि इसको सेसमम कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है। तिल का बॉटनिकल नेम क्या होता है? सेसमम इंडिकम। क्या नाम होता है? सेसमम इंडिकम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। फैमिली कौन सी होती है इसकी? तिल की फैमिली जो होती है वो पेडालिएसी होती है। कौन सी फैमिली होती है भाई? पेडालिएसी इसकी फैमिली होती है। अब बात करते हैं उत्पत्ति स्थान की, यानी कि तिल का उत्पत्ति स्थान कौन सा देश माना गया है। बात करें तिल का उत्पत्ति स्थान की तो अफ्रीका देश इसका तिल का उत्पत्ति स्थान माना गया है। कौन सा देश भाई माना गया है? अफ्रीका देश इसका तिल का उत्पत्ति स्थान माना गया है। अब बात करते हैं तिल के अंदर तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तिल के अंदर तेल की मात्रा 44 से लेकर 54%, यानी कि मैक्सिमम आपको 50% इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है। अब बात करते हैं तिल जो एक ऐसी क्रॉप है जिसके अंदर तेल की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। किसके अंदर तेल की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तिल के अंदर, यानी कि 50% यहाँ पर देख रहे हैं तेल की मात्रा ही सिर्फ पाई जाती है तिल के अंदर। अब बात करते हैं प्रोटीन की मात्रा की, यानी कि तिल के अंदर प्रोटीन कितनी मात्रा पाई जाती है? 18 से 20% इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, यानी कि काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी पाई जाती है और तेल की मात्रा भी काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब बात करते हैं पुष्पक्रम के प्रकार की। तिल के पुष्पक्रम का प्रकार क्या होता है भाई? तिल के पुष्पक्रम का प्रकार को क्या कहते हैं? रेसिमम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिमम कहा जाता है। अब फल के प्रकार की बात कर लेते हैं कि तिल का फल का प्रकार क्या होता है। तिल के फल का प्रकार क्या होता है? कैप्सूल होता है। कैप्सूल आप लोग जानते हैं, कैप्सूल किस टाइप का फ्लावर इसमें फल जो होते हैं, फल कैप्सूल, जैसे आपका आंवला का सीड देखते हैं वो भी एक कैप्सूल होता है। भिंडी का जो फ्रूट होता है वो भी एक कैप्सूल ही फल का प्रकार होता है। और उसके अलावा आप अरंडी देखते हैं, उसका भी जो फल का प्रकार होता है वो भी ये कैप्सूल होता है। इसको संपुट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? संपुट भी कहते हैं। यानी कि आंवला 4 भागों में इसका बटा होता है। और एक कपास का जो इसमें पुष्पक्रम का प्रकार, वो भी फल का प्रकार जो होता है कपास का, वो भी आपका क्या हो जाएगा? कैप्सूल ही होता है, जिसमें डोडा जो होता है, जिसके अंदर रुई का निर्माण होता है, वो जैसे परिपक्व होती है उसके बाद खिलती है तो 4 भागों में बढ़ जाता है। उसी को क्या कहते हैं? कैप्सूल कहा जाता है। अब बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक तिल का उत्पादन व क्षेत्रफल। अब आपको बताना है कि पूरे संसार में, पूरे विश्व में तिल का उत्पादन में और क्षेत्रफल में, यानी कि दोनों में बताना है, उत्पादन और क्षेत्रफल में भारत पहले स्थान पर है। ठीक है ना। यहाँ देखिए विश्व में सर्वाधिक तिल और तिल के उत्पादन में और क्षेत्रफल में बात करें, भारत जो है पहले स्थान पे है, यानी कि सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में भारत में ही तिल का उत्पादन भी किया जाता है और क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा गया तो भारत ही पहले रैंक पर है। अब बात करते हैं भारत में तिल का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है। तो भारत में सर्वाधिक तिल का उत्पादन जो है वो राजस्थान राज्य करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा तिल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान हो जाएगा। अब बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक तिल का उत्पादन। अब यहाँ आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे अधिक मात्रा में तिल का उत्पादन करता है। तो यहाँ पे पाली जो जिला है ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा तिल उत्पादन करने वाला जिला माना गया है। चलिए आगे बात करते हैं। तिल के तेल में सीसेमोल एल्कोलाइड्स पाया जाता है। ये देखिए सीसेमोल एल्कोलाइड्स जो होता है ये क्या काम करता है? तिल के अंदर तेल के अंदर पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। इसको यानी कि लंबे समय तक हम तेल को सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है। तिल के तेल में सीसेमोल एल्कोलाइड्स पाया जाता है, जिसके कारण इसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है। ठीक है। लंबे समय तक हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं तेल को। किसके कारण होता है? ये सीसेमोल एल्कोलाइड्स के कारण ही होता है ऐसा। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ लिखा, तिलहन की फसल उत्पादन में तिल का भारत में 5वां स्थान है। यानी कि जितनी भी तिलहनी फसल है, तिलहनी फसल की बात करें उसमें ये जो तिल की है ये 5वें नंबर पे आती है। ठीक है। उसके बाद
तिल में पर परागण पाया जाता है। कौन सा परागण पाया जाता है, एग्जामों में पूछता है तिल के अंदर कौन सा पर परागण होता है। पर परागण होता है या मधुमक्खियों द्वारा होता है, कीटों द्वारा होता है, ये किसके द्वारा होता है, तो इसमें तिल का जो होता है पर परागण द्वारा ही इसमें होता है। उसके बाद बात करते हैं तिल में बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी। पूछा गया एग्जामों में कि मतलब बीज उत्पादन के लिए अगर हमको क्रॉप लेनी है तिलहनी, तो उसकी डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी कितनी रखेंगे, तो ये हो जाता है 100 × 50 हो जाता है। कितना हो जाता है, 100 × 50 हो जाता है। यानी कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखेंगे, 100 सेंटीमीटर। उसके बाद नहीं, 100 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, मीटर में रहेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे ये बीज प्राप्त करने के लिए डिस्टेंस रखना है। तो पौधे से पौधे की दूरी 100 मीटर। उसके बाद लाइन से लाइन की दूरी 50 मीटर। ये यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, 100 × 50 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं तिल की। पंजाब तिल एक किस्म है तिल की, जिसका नाम है पंजाब किस्म है। ये सबसे जल्दी पकने वाली किस्म है। ठीक है, तिल यानी पूछता है तिल की सबसे जल्दी पकने वाली किस्म कौन सी है, तो तिल की सबसे जल्दी पकने वाली जो पंजाब तिल है, ये सबसे जल्दी पकने वाली किस्म मानी गई है। अब बात करते हैं जलवायु की, यानी कि तिलहनी फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। देखते हैं, तिलहनी फसल के लिए गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है, गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये गर्म और नम जलवायु की ही फसल है। पॉइंट दूसरा, वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान कितना चाहिए, 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। प्लांट की वृद्धि के और विकास के लिए, ग्रोथ के लिए कितनी जलवायु की, कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, 25 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं, अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नीचे होने पर अंकुरण नहीं होता है। देखिए सीड में क्या होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अगर इससे नीचे टेम्परेचर हो रहा है तो सीड का अंकुरण नहीं होगा, यानी कि जर्मिनेशन नहीं होगा। ये आप ध्यान देंगे। उसके बाद बात करते हैं मृदा की। मृदा कैसी चाहिए, बलुई दोमट मृदा चाहिए। ठीक है, कैसी मृदा चाहिए, बलुई दोमट मृदा चाहिए। और उस मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए, 5.5 से लेके 8 तक। कितना, 5.5 से लेके 8 तक अगर मृदा का पीएच मान रहेगा, तभी भी तिलहनी तिल की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी गई है। चलिए बात करते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वैरायटियों की, यानी कि किस्में कौन कौन से सबसे अच्छी किस्म मानी गई। इसमें जो किस्मों की बात करेंगे, TC25 यानी कि TC25 एक ये किस्म हो गई। उसके बाद RT46 हो गई। उसके बाद RT125 हो गई, RT103 हो गई, RT175। RT175 जो किस्म है, इसको प्रगति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई, प्रगति के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी किस्म को, RT175 को। पूछता है RT175 को किस नाम से और जाना जाता है, तो RT175 जो किस्म है, इसको प्रगति के नाम से भी जाना जाता है। किस्में कौन कौन से हो गई, TC25 हो गई, RT46 हो गई, RT125 हो गई, RT103, RT175, जिसको प्रगति के नाम से जाना जाता है। अब देखिए प्रगति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। एक किस्म है RT125। कौन सी किस्म है, RT125। यह सूखा प्रतिरोधी है, यानी कि जहाँ पे शुष्क जलवायु होगी, जहाँ पे पानी की कमी होगी, वैसे क्षेत्रों में इसको आसानी से हम लगा सकते हैं। कौन सी किस्म को, RT127 किस्म को। और इसकी एक और खासियत है, निर्यात के लिए उपयुक्त किस्म है। क्या है, निर्यात के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है। क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा यहाँ पर, सूखा प्रतिरोधी किस्म का नाम बताइए तिल की, या निर्यात के लिए सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है, तो RT127 हो जाएगी। बात करते हैं प्रताप की। प्रताप जिसको C50 किस्म कहा जाता है, C50 कह सकते हैं, या इसको प्रताप के नाम से जाना जाता है। ये तिल की मशहूर किस्म है। और ये बात करते हैं शाखा रहित किस्म है। कैसी है, शाखा रहित किस्म है। पूछता है एग्जामों में कि तिल की एक ऐसी किस्म का नाम बताइए जो शाखा रहित है, तो प्रताप हो जाएगा या C50, दोनों में से एक देगा, चाहे प्रताप देगा चाहे C50 देगा। अब बात कर लेते हैं बीज दर की, यानी कि तिल में बीज की दर कितनी लगेगी। अगर सीधी बुआई करना है तो 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड लगेगा। अगर शाखा रहित किस्म है तो उसमें 4 से 5 किलोग्राम सीड लगेगा। कितना लगेगा, शाखा रहित किस्मों में 4 से 5 किलोग्राम, और वैसे सामान्य जो किस्में होती हैं उसमें 2 से 3 किलोग्राम इसमें सीड लगेगा। अब बात करते हैं बुआई का समय। बुआई के समय कौन से समय में तिल की बुआई करें,
जून या जुलाई, जून से लेके या कह सकते हैं 15 जून से लेके 15 जुलाई तक हम इसकी बुआई का सबसे अच्छा समय माना गया है। अब बात करते हैं तिल का परीक्षण भार। तिल का परीक्षण भार कितना होता है? 2.5 से 3 ग्राम। पूछा एग्जामों में तिल का परीक्षण भार कितना होता है? 2.5 से 3 ग्राम होता है, या क्वेश्चन आपको सीधे 3 ही ग्राम मिलता है, 3 ग्राम आपको मिलेगा। तो तिल का परीक्षण भार कितना होगा? 3 ग्राम हो जाएगा। अब बात करते हैं तिल को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। तिल को कितने सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए? 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर की गहराई पर तिल को बोना चाहिए। चलिए बात करते हैं पौधरोपण दूरी की। किसकी बात करते हैं? पौधरोपण दूरी की। यानी कि पौधरोपण दूरी की बात करेंगे तो 45 × 15 सेंटीमीटर रखते हैं। कितनी दूरी रखते हैं पौधरोपण की दूरी? 45 × 15 सेंटीमीटर, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर रखते हैं। अब बात करते हैं शाखा रहित जो किस्में होंगी उसकी दूरी थोड़ा कम रखेंगे। उसकी दूरी पौधे से पौधे की दूरी कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, और लाइन से लाइन की दूरी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये ध्यान रखेंगे। सामान्य तिलहनी फसलों की दूरी कितनी रखेंगे? तिल वाली जो फसल रहेगी 45 × 30, और शाखा रहित जो किस्म रहेगी उसकी 30 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण। यानी कि तिल के अंदर बहुत सारे खरपतवार उगा आते हैं, जैसे हिनन खुरी और लटजीरा, और ये मोथा है, प्याजी है, सेंजी है, बथुआ है ना, नागफनी, और इस प्रकार के बहुत सारे खरपतवार उगते हैं। तो उनके नियंत्रण के लिए हम फ्लूक्लोरोलिन का प्रयोग करते हैं। कितना? फ्लूक्लोरोलिन 750 ग्राम। 750 ग्राम आपको फ्लूक्लोरोलिन लेना है। 1000 लीटर पानी लेना है, उसमें घोल बनाना है। प्रति हेक्टेयर की दर से हम इसका छिड़काव कर देंगे। उसके बाद बात करते हैं सिंचाई की। यानी कि तिलहनी फसल है, तिल वाली फसल है, और इस तिल की क्रॉप में 3 से 4 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। तिल की क्रॉप में कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता होती है? 3 से 4 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। अब पूछता है कि तिल की जो क्रॉप है इसकी क्रांतिक अवस्था कौन सी है? यानी सिंचाई की क्रांतिक अवस्था सबसे अच्छी कौन सी है? तो इसकी क्रांतिक अवस्था है पुष्पन से पहले। कब सिंचाई करना है? पुष्पन से पहले की जो सिंचाई होगी वो क्रांतिक अवस्था कहलाती है। यानी फलियां बनते समय। दूसरी हो जाएगी फलियां बनते समय, पहली पुष्पन से पहले। 2 सिंचाइयाँ आपकी यही हो गई है। अगर आपको सिंचाई नहीं है, लेकिन ये 2 सिंचाई आपको देना अनिवार्य हो जाता है। कब कब देना? एक पहला पुष्पन से पहले एक सिंचाई कर देंगे, दूसरी फली जब बनती है, जिस समय फली का निर्माण होता है, उस समय दूसरी सिंचाई करना ही करना है। इसी को कहते हैं क्रांतिक अवस्थाएं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जलमांग की। यानी कि इसकी जलमांग कितनी होती है? पूरे सीजन की जो क्रॉप है तिल की, इसको कितनी जलमांग की आवश्यकता होती है अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए? 500 mm जलमांग इतना हो जाएगा। 500 mm यानी कि 500 मिलीमीटर जल की आवश्यकता होती है इसको पूरा फसल को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं उपज की। यानी कि 1 हेक्टेयर में कितनी उपज हमको प्राप्त हो जाएगी? 3 से लेकर 6 क्विंटल। कितना? 3 से लेकर 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हमको तिल प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं भंडारण को। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर या कितनी नमी पर हम इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? तो यहाँ 6 से लेकर 8% नमी पर रखते हैं। कितनी नमी पर रखते हैं? 6 से 8% की नमी पर रहने पर ही हम भंडारण करते हैं। तो इसमें अभी बताए थे कि इसमें सीसोमोल नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसको इसको लंबे समय तक हम इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से इसमें मुख्य रोग लगते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमेशा हर एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि फाइलोडी किसका प्रमुख रोग है। फाइलोडी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइलोडी किसका मुख्य रोग है। तो ये तिल जो क्रॉप है इसका मुख्य रोग है। क्या नाम है? फाइलोडी। ये किसके कारण होता है? कभी कभी पूछ लेता है फाइलोडी किसके कारण होता है। ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो किसकी कमी के कारण होता है। तो ये माइकोप्लाज्मा की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? माइकोप्लाज्मा की कारण होता है, कमी के कारण। तो आप ये यहाँ याद रखेंगे, फाइलोडी को याद रखेंगे कि फाइलोडी जो बीमारी है ये तिल की बीमारी है। ये माइकोप्लाज्मा की कमी के कारण यह बीमारी हो जाती है फाइलोडी। अब देखते हैं वाहक कीट। यानी कि कौन कौन से कीट हैं जो इसको फैलाने का काम करता है। लीफ हॉपर जो कि पत्तियों से रस चूसने का काम करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है। तो ये जो वाहक कीट का काम करेगा, ठीक है,
जो फाइलोडी जो रोग है इसको फैलाने का काम करता है, चाहे ये लीफ हॉपर इसके पैरों में चिपक कर, चाहे उसके रस चूसने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये पहुंचाने का काम करता है। अब बात करते हैं झुलसा रोग। झुलसा रोग, देखिए जो झुलसा रोग है ये किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। हमेशा पूछा जाता है एग्जामों में, झुलसा रोग किसके कारण होता है? कवक द्वारा होता है, फंगस द्वारा होता है, या वायरस द्वारा होता है, या बैक्टीरियल डिजीज है, किसके कारण होता है? झुलसा हमेशा आपको लगाना है कि कवक के ही द्वारा होता है, ठीक है। और उस कवक का नाम क्या है? फाइटोप्थोरा स्पीसीज नामक कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? फाइटोप्थोरा स्पीसीज नामक कवक के कारण होता है झुलसा रोग। इसलिए हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे, सॉइल ट्रीटमेंट करेंगे, जिसके फंगिसाइड का प्रयोग करेंगे, कवकनाशी का प्रयोग करेंगे, जैसे डाइथेनियम 45 है, मैनकोजेब है, थीरम है, बोस्टीन है, कैप्टान है। इस प्रकार के दुनिया भर के कवकनाशी आते हैं जिनका प्रयोग करके हम इन रोगों से बचाया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रमुख कीट। इसके प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं? एक फली छेदक होता है, एक पत्ती छेदक होता है। दो प्रकार के होते हैं, फली व पत्ती छेदक। ये इसका प्रमुख कीट माना गया है तिल का, ठीक है। इसके लिए मेलाथियान या एंडोसल्फान 35 सीसी, ठीक है, 750 ml लेना है, 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर देना है। ये एक स्प्रे से नहीं दूर होता है, इसके लिए 2 से 3 स्प्रे किया जाता है। कितना? 2 से 3 स्प्रे करेंगे। जो भी स्प्रे करेंगे तो 15-15 दिन के अंतराल पर हम दोहरा देंगे, ताकि वह कीट पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए, ताकि हमारी फसल सुरक्षित रह सके। आज का जो टॉपिक था हमारा यही समाप्त होता है। छोटा सा टॉपिक था तिल, यानी कि जो भी इसमें क्वेश्चन है, जो भी लिखा गया है वो लाइन टू लाइन लिखा गया है, एकदम करेक्ट लिखा गया है, और आप लोग इसी को पढ़कर इसमें से 1 या 2 नंबर आसानी से उठा सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। और अगर आप लोगों को हमारा ये आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।